लोग मुझसे बार बार एक सवाल पाकिस्तान में कर रहे हैं कि मौसम कैसा है, तो मौसम का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आम तौर पर इन दिनों में कैसा मौसम होता है। अगर तो आप मौसम को कनेक्ट करने वाले हैं कि सदर ट्रंप मुंतखब सदर हुए हैं तो उसके बाद माहौलियाती तब्दीली को वो किस तरह से देखते हैं, तो वो एक बड़ा आपने टेढ़ा सवाल पूछा है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मौसम ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स अभी बेयर कर रहे हैं। नवंबर में इस तरह का मौसम आपको गर्मी एटलीस्ट कभी नहीं मिलती कि आपको नवंबर में यू वुड नॉट स्वेट एटलीस्ट इन डीसी। नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर अगर पाकिस्तानी सेल्सियस में बताऊं तो 10 से 15 के ब्रैकेट में रहता है, उससे नीचे ही रहता है, इससे ऊपर नहीं। अब हमें 20, 25 या 30 तक भी जाता हुआ नज़र आता है। तो ये एक तो ये हो गया, और दूसरा ये जो फॉल का मौसम है ये तो बड़ा आइडियल मौसम होता है हमेशा। अब फॉल के मौसम में एक चेंज आ रही है, अब स्प्रिंग तक हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो मैं आपसे इसी मौसम की बात कर रहा जिसका आपने बताया। आतिफ साहब, इसमें बर्फ़बारी नहीं होना शुरू हो जाती नवंबर में? क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से जो कपड़े लेके आया था वो स्वेट शर्ट्स और थोड़ा सा वार्म रहने के लिए, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा कि मौसम जो है वो इलेक्शन वाले दिन तो बाकायदा पसीने आ रहे थे। तो ये क्या रीज़न इसकी आपको यहाँ पे लगती है? जैसा पाकिस्तान में अभी तक हम AC चल रहा है, इवन कराची में आपको पता है साहब कराची में अक्टूबर में 43 तक चला गया था। इस वक्त भी AC चल रहा है, यानी कि मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ रात हो रही है और AC वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी घर पे बात नहीं, हम भी रात को AC लगा के सोए हैं। मैं और आतिफ यही सुबह बात कर रहे थे कि रात को इतनी गर्मी थी कि वी कुड नॉट स्लीप, वी हैड टू टर्न ऑन आवर ACs। तो यहाँ आम दिनों में नवंबर में इस वक्त जब हम खड़े हैं 6, 7, 8 नवंबर को, तो यहाँ पे बर्फ़बारी हो चुकी होती है, होने वाली होती है? नहीं जी, बर्फ़बारी का सीज़न ये नहीं होता है। बर्फ़बारी वैसे तो कभी भी हो सकती है, दिसंबर से लेके मार्च तक, इवन अप्रैल के शुरू तक भी बर्फ़बारी होने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन सर्दी की शिद्दत इतनी नहीं होती है कि बर्फ़बारी का मौसम शुरू हो जाए। वाशिंगटन में वैसे भी कंसिस्टेंटली बर्फ़बारी नहीं होती, हर चंद साल बाद एक वो आती है, लहर आती है जो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल लेकर आती है। लेकिन अगर मौसम को देखा जाए तो सितंबर के मिड से एंड तक मौसम ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आपको एक लाइट जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि अब यहाँ पिछले दिनों से जब से आप यहाँ हैं, यहाँ हवा चल रही है मुसलसल, तो पूरी सर्दियों में फॉल से लेके स्प्रिंग तक यहाँ पर हवा चलती रहती है और वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा करती है। ये जो मौसम है ये बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है और उसकी वजह से ये चेंजेस हो रही हैं। और आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि 2024 रिकॉर्ड में दुनिया का गर्म तरीन साल होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसके मुताबिक 2024 में ज़मीन का कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला गया है। अच्छा, विच इज़ सिग्निफिकेंट। तो चलें, माहौलियात के ऊपर बात होगी, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल के ऊपर यहाँ पे बात कर लें। इंतकाल इक़्तिदार क्या मुमकिन हो पाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो कन्विक्टेड आदमी या अंडर कन्विक्शन जो है वो अमूमी तौर पे इलेक्शन में नहीं लड़ पाते, खासतौर पे कन्विक्टेड तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक नहीं लड़ पाता। तो यहाँ इंतकाल इक़्तिदार क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए पॉसिबल होगा कि जब वो कन्विक्टेड हो? बिल्कुल पॉसिबल होगा। और कल अगर आपने कमला हैरिस की स्पीच सुनी हो तो उसमें उन्होंने यही कहा कि दे वुड फैसिलिटेट कि इंतकाल इक़्तिदार जो है वो आसानी से हो सके। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो कन्विक्टेड हैं तो उनके केसेस डिफरेंट रियासतों में चल रहे हैं और आज की सुबह के प्रोग्राम में भी हमने यही बात की, अपने प्रोग्राम में भी, कि होगा क्या इस पूरे प्रोसेस के बाद। तो एक तो ये कि वो अपने आप को पार्डन कर सकेंगे, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वो अपने आप को पार्डन कर सकेंगे। कुछ ऐसे केसेस होंगे जो रियासतें चला रही हैं, वो क्या करेंगी। न्यूयॉर्क की रियासत का खासतौर पे आतिफ ही सुबह मुझे बता रहे थे, इनफैक्ट अभी तक मैं उस पर डिटेल में नहीं देख सका। तो न्यूयॉर्क की जो रियासत का केस है उसमें क्या अटॉर्नी जनरल जो उनके कह रहे हैं न्यूयॉर्क के कि वो इनको सज़ा सुनाएंगे तो उस सज़ा पे अमल दरामद होगा या क्या प्रोज एंड कॉन्स उसके फर्दर निकलेंगे, उस पर तो एनालिसिस और डिटेल्स आना अभी बाकी है। जब वो होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम देख सकेंगे। लेकिन अमेरिका में अगर आप जेल में भी हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसी को हमने देखा कि उनके बावजूद इसके कि उन पे केसेस चल रहे थे, उसको मुंतखब सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इस हवाले से ज़रूर रिकग्नाइज़ किया और इसका हवाला भी दिया कि ये जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट है, ये जो डेमोक्रेट्स थे, वो विच हंट का मुसलसल उनकी तरफ से बयानिया एक रहा। अब जब वो प्रेसिडेंसी में पहुंचेंगे तो वो किस तरह से इनको डील करेंगे, क्योंकि एक दूसरी साइड से भी डेमोक्रेट्स की तरफ से भी एक कंसर्न ये शो किया जा रहा है और सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स रहीं ड्यूरिंग द कैंपेन उसमें भी ये बात हुई। तो एनालिस्ट उस पर जो कहते हैं, एक कॉमन फैक्टर जो उनकी तरफ से नज़र आता है वो ये है कि वो समझते हैं कि शायद साबिक़ सदर ट्रंप जब प्रेसिडेंसी में पहुंचेंगे, चूँकि अब मुंतखब हो गए हैं, तो वो उसी पैटर्न पे जाएंगे कि वो भी अपना बदला लेंगे या वो भी विचहट कर सकते हैं। तो एक वो कंसर्न है जो कि यहाँ पे तज्जियाकारों को नज़र आता है। अच्छा, मैं
दो तरह के सवालात हैं असद साहब। मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ और पहले मैं आतिफ साहब से उसके ऊपर लूँगा। एक होती है किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी, एक दाखिला पॉलिसी। दाखिली तौर पर मुझे आप आतिफ बता दीजिएगा कि ट्रंप को क्या क्या चीज़ें होंगी जो उनकी प्रायोरिटी होंगी कि 1, 2, 3 जिसके जो मतलब उन्होंने इलेक्शन में वादा किया, या उनका जो एक तरीका है सियासत है उसमें उनकी 3 प्रायोरिटीज़ ख़ास तौर पर अमेरिकन के लिए क्या होंगी, किस तरीके से उनको रिलीफ देंगे। और सर मैं आपके पास जब आऊँगा तो मैंने आपसे खारजा पॉलिसी का फिर पूछना है, फिर जिसमें जंगें भी आ जाती हैं। तो क्या चीज़ करेंगे ट्रंप की, पहली 2, 3, 4 चीज़ें क्या होंगी इक़्तिदार संभालने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो इमिग्रेशन पर जो उन्होंने प्रॉमिसेस तो नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा था कि वो एक्शंस क्या लेंगे इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। उसमें एक तो वो आके लॉज को स्ट्रिक्ट करेंगे, इमिग्रेशन को रोकने के लिए जितनी भी वो ताकत मुहैया कर सकते हैं बॉर्डर कंट्रोल को, वो उतनी ताकत मुहैया करेंगे। वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ रहते हैं उनकी डिपोर्टेशन के लिए जो इक़दामात करने हैं वो इक़दामात करेंगे। उन्होंने बहुत सी और भी बातें की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिकन्स के कत्ल में मुलव्वस होते हैं, अमेरिका में आपको पता है कि कैपिटल पनिशमेंट पे बैन है, उन्होंने कहा कि वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो कि अमेरिकन्स के कत्ल में मुलव्वस हैं और मुजरिम करार पाते हैं, उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा तजवीज़ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो लोग यहाँ पर हैं पहले से, जो शायद ऐसे सेंटर्स में हैं जहाँ उनको रखा गया है, वो उनको वहाँ से निकालेंगे और वापस मैक्सिको भेजेंगे। तो इमिग्रेशन के ऊपर आपको फिल फॉर इक़दामात वो करते नजर आएंगे। दूसरी बड़ी चीज़, अच्छा, फ्लाइट्स को रोकेंगे? न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट पहले की तरह भर जाएगा लोगों से, फ्लाइट्स को रोकेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहा है कि वो लीगल आने वालों को तंग नहीं करेंगे। तो क्या 2016 के मुकाबले में 2024 का ट्रंप मुख्तलिफ होगा लोगों को रोकने के हवाले से? देखिए, उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें उन्होंने मुस्लिम अमेरिकन का शुक्रिया भी अदा किया। तो वो ये एक तासुर कायम करना चाहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम नहीं हैं। जो बाज़ तंजीमों ने उनके बारे में तासुर कायम किया कि नहीं वो मुसलमान मुल्कों को और मुसलमानों को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने ये अपने जो भी बेस है उसको ये बताने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो फिल फॉर आकर उस बैन को रीइंस्टेट कर देंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो जल्द इक़दामात नज़र आएंगे वो है गवर्नमेंट को श्रिंक करना। उन्होंने इलॉन मस्क को ये टास्क दिया है कि जब वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। उनके ख्याल में गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ हैं, वो चाहते हैं कि उसको कम किया जाए। और रिपब्लिकन पार्टी की ये हिस्ट्री रही है कि वो चाहती है कि गवर्नमेंट के बाजू बहुत बड़े ना हो, गवर्नमेंट का इख्तियार हर चीज़ पर बहुत बड़ा ना हो। वो चाहते हैं कि रेगुलेशंस को आसान किया जाए, सख्त ना किया जाए बिज़नेस करने में। आपने कहा कि वो गवर्नमेंट के इख्तियार को कम करने के ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो पॉपुलिस्ट तो चाहता है कि वो इक़्तिदार को अपनी मुट्ठी में ले आए। आम तौर पर जो एक अप्रोच है दुनिया के अंदर, मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, तो क्या ट्रंप गवर्नमेंट को छोटा करने से मुराद ये नहीं है कि उनकी ताकत में कमी हो। गवर्नमेंट को छोटा करने से मुराद ये होती है कि गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ में इंटरफेयर ना करे। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस ना बनाए कि बिज़नेस करना मुश्किल हो जाए, इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस ना लेके आए कि बिज़नेस कंपनीज या कॉरपोरेट्स जो हैं वो नई चीज़ों में हाथ डालना बंद कर दें। तो उनकी दूसरी तो तरजीह ये होगी, और ये रिपब्लिकन पार्टी का मैनिफेस्टो है कि गवर्नमेंट छोटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, वो टैक्सेस कम करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि आम लोगों पर और कॉरपोरेशंस पर टैक्स में कमी लाई जाए। उसके बरक्स डेमोक्रेटिक पार्टी कॉरपोरेशंस के ऊपर टैक्सेस में इजाफा करने की ख्वाहां होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझती है कि कॉरपोरेशंस चूँकि दे आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी, इसलिए उनको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी का दूसरी तरफ ये स्टांस है कि जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो लोग बिजनेस करना कम कर देते हैं, जब टैक्सेस कम होते हैं तो बिजनेसेस में इजाफा होता है।